हेलो एवरीवन, वेलकम टू 99 नोट्स। आज हम कर रहे हैं 19 तारीख के करंट अफेयर्स। और यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना है, डेली करंट अफेयर्स 99 नोट्स सर्च करना है। आप यहाँ आएंगे, अनसेलिब्रेटेड रेवोल्यूशन, हाउ मेज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। तो हम जनरली देखते हैं कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन में वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, शुगर केन की बात करते हैं। एक अनसेलिब्रेटेड रेवोल्यूशन है जो कि जिसकी हम बात करते नहीं हैं। यहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है सन 2000 से लेकर, जहाँ पे कि 11 मिलियन टन हमारा मेज़ का प्रोडक्शन था, वहाँ से लेकर अब तकरीबन 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन है हमारा मेज़ का। तो ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन है और काफ़ी तेज़ी से हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ा है, 3 गुने से ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये वाकई में एक रेवोल्यूशन है जो पिछले 20 साल में हमने मेज़ में देखी है। वैसे हम बता दें, मेज़ हमेशा से इंडिया की क्रॉप नहीं थी। मेज़ को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा था, जनरली ये माना जाता है कि पोर्टुगीज़ ने करा था, क्योंकि मेज़ नॉर्थ अमेरिका की क्रॉप हुआ करती थी और जनरली पोर्टुगीज़ ही हो सकते हैं जो वहाँ से इस क्रॉप को लाए हों। ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं जो पोर्टुगीज़ ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी हैं इंडिया में, मेज़ उनमें से है। इनफैक्ट पोटैटो, टमाटो, ये सारी चीज़ें हैं, टोबैको। अच्छा, एक सवाल कि अगर टमाटर और आलू दोनों ही बाहर से लाई गई हैं तो फिर टमाटर आलू की सब्ज़ी इंडियन कैसे हुई? इसका आप जवाब दें, आप नया सोसाइटी पढ़िए अगर तो। चलिए, एनीवे कमेंट में बता दीजिएगा। एनीवे हम ये पढ़ते हैं, न्यूज़ क्या है। द ग्रीन रेवोल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन व्हीट एंड राइस थैंक्स टू हाई यील्डिंग वेराइटीज़ डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूशंस जैसे CIMMYT, IARI। ठीक है, तो ये क्या है कि IARI इंडिया का एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहीं पूसा रोड पर बगल में ही। ठीक है, और नॉर्मन बर्नलंग जो कि मैक्सिको में अपनी रिसर्च कर रहे थे, और MS स्वामीनाथन की मदद से इनको, इनफैक्ट नॉर्मन बर्नलंग को नोबेल प्राइज़ मिला था, इनको अभी रिसेंटली भारत रत्न मिला है मरणोपरांत। ठीक है, तो इन्होंने, इनकी मदद से हमारे यहाँ एक ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। लेकिन हमने जो मेज़ में रेवोल्यूशन फ़िलहाल देखी है उसको हम कम ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के बारे में आज मेज़ प्रोडक्शन के बारे में आया है। हमें देखो समझना पड़ेगा कि मेज़ इंडिया में यूज़ किस तरह हो रही है। इंडिया उन चंद कंट्रीज़ में से है जहाँ पे मेज़ को सीधा ही खा लिया जाता है, जैसे भुट्टे की तरह, कि हम बिसाइड फूड एंड फीड यहाँ पे हमें मिलेगा अनलाइक राइस एंड व्हीट ओनली 5th ऑफ मेज प्रोडक्शन इज़ यूज फॉर डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन। अच्छा हाँ, लेकिन अगर हम राइस और वीट की तुलना में देखें, हम राइस और वीट सीधा डायरेक्ट कंजम्पशन में हम यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मेज़ ऐसा नहीं है। क्यों? अराउंड 60% इसको पोल्ट्री और लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, और इनडायरेक्टली हम मतलब ये कंज्यूम हो रहे हैं बाय चिकन, एग और मिल्क प्रोडक्शन के लिए। फिर डाइवर्स और क्या हमारे यूजेज हैं बिसाइड फूड और फीड, हम 14 से 15% यूटिलाइज कर रहे हैं इसे इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, क्योंकि इसमें स्टार्च कंटेंट हाई होता है। एमाइलोपेक्टिन एक पॉलीसेकेराइड होता है, मतलब एक किस्म का शुगर, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें एनर्जी मिल सकती है। इसलिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये काफ़ी काम आएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए इथेनॉल के प्रोडक्शन में काम आ गया। जब आपके पास एक एनर्जी डेंस प्रोडक्ट है तो इससे हम काफ़ी कुछ बना सकते हैं, जैसे कि इथेनॉल हम बता ही रहे हैं। तो मेज स्टार्च फाइंड एप्लीकेशन इन टेक्सटाइल, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फूड एंड बेवरेजेस जैसे अल्कोहल पीने वाला, वो सब बनाने के लिए। रिसेंटली मेज हैज़ ऑल्सो बिकम फीड स्टॉक फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया कि शुगर केन की जगह, शुगर केन का जब ऑफ सीजन होता है हम मेज़ को यूज़ करते हैं इससे स्टार्च निकाल के उससे एथेनॉल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग करनी होती है पेट्रोल के साथ। ठीक है, पेट्रोल की एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है जो कि फ़िलहाल 10-11% के आसपास है, और हमारा टारगेट है हम 20% तक कुछ कर देंगे, आई थिंक 2026 तक। ठीक है, तो इसलिए अब क्या है, शुगर केन का हर तो सीज़न होता नहीं, तो ऑफ सीज़न में हमें कोई चीज़ चाहिए तो जनरली मेज़ यूज़ करी जा रही है। फिर द फोकस ऑन मेज फॉर एथेनॉल हैज़ इंटेंसिफाइड आफ्टर गवर्नमेंट स्टॉप्ड यूजिंग सरप्लस राइस ड्यू टू कंसर्न ओवर डिप्लीटिंग स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी। रिसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ, जैसे यूक्रेन वॉर वगैरह हुआ, तो जो फूड ग्रेन्स थे उनकी कमियां दिखना शुरू हो गई। ऐसे में वरना क्या होता था, इनफैक्ट सरकार के पास स्टोरेज की फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और राइस और वीट जो हैं वो सड़ जाते थे, और सड़े हुए अनाज का हम करते क्या था, इथेनॉल प्रोडक्शन में लगा देते थे। लेकिन अब ये चीज़ नहीं हो रही है।
तो जैसे ही ये रुका है तो लोग अब मेज़ की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए मेज़ के अच्छे दाम मिल रहे हैं, और इसलिए इंडियन फार्मर्स धीरे धीरे मेज़ को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। चलो, इसमें कुछ इनोवेटिव वेराइटीज़ आई हैं, जैसे IARI इन्होंने अपनी एक फर्स्ट वैक्सी मेज़ हाइब्रिड निकाला है, जिसमें एवेलोपेक्टिन जो स्टार्च कंटेंट है वो हायर होता है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन में काम आएगा। स्टार्च कंटेंट अगर हाई है तो खाने में भी अच्छा, मतलब ज़्यादा काम आएगा। इसे फीड स्टॉक की तरह हम मतलब पोल्ट्री और लाइव स्टॉक के लिए भी हम ले सकते हैं। स्टार्च कंटेंट है मेन जो हम ढूंढ रहे हैं मेज़ के अंदर। दिस हाइब्रिड हैज़ ए स्टार्च रिकवरी ऑफ 68 से 70% कंपेयर टू 58 to 62% नॉर्मल साइज में। द हाइब्रिड नेम्ड पूसा वैक्सी मेज हाइब्रिड 1 हैज़ एन एवरेज यील्ड ऑफ 7.3 टन्स। ठीक है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नंबर्स याद रखना बस, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हाँ, प्राइवेट सेक्टर का रोल इसमें देखिए, अनलाइक वीट एंड राइस वेयर हाई यील्डिंग वेराइटीज़ वर मोस्टली ब्रेड बाय पब्लिक सेक्टर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मेज हैज़ सीन सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। कैसे कि ओवर 80% ऑफ द मेज एरिया इन इंडिया इज प्लांटेड विद प्राइवेट सेक्टर ब्रेड हाइब्रिड्स। कि जनरली प्राइवेट सेक्टर जो सीड लेता है, जनरली क्या होता है, देखिए इंडिया की सीड मल्टीप्लिकेशन चेन कुछ ऐसी है। सीड मल्टीप्लिकेशन चेन माना कि जनरली ऐसा होता है कि कुछ सीड होते हैं जो कि कंपनीज बनाती हैं, और उसके बाद कुछ ब्रीडर सीड निकलते हैं, मल्टीप्लिकेशन चेन बनती है, लोगों को दिए जाते हैं सीड्स। ठीक है, अब होता क्या है इंडिया में, जनरली लोग बाहर से सीड खरीदने की जगह फार्म सेव्ड सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि जो फार्म में ही लोगों ने पिछली फसल बोई थी वहाँ से कुछ सीड बचा लिए अगली फसल बोने के लिए। ठीक है, इससे होता क्या है कि जो हायर वैरायटी की, जो यील्ड्स वाली वैरायटी की जो सीड्स हैं, जो जनरली कंपनीज ने बनाई होती है, वो ओवर द जनरेशन उतनी इफेक्टिव नहीं बचती हैं। तो बेटर होता है कि बार बार नए सीड खरीदे जाएँ। बट एनीवे, अब पॉइंट ये है कि राइस और वीट में तो लोग फार्म सेव्ड सीड यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 80% ऑफ मेज जो है वो प्राइवेट सेक्टर ब्रेड हाइब्रिड सीड्स हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट हाई है। तो दीज हाइब्रिड ऑफर हायर यील्ड फ्रॉम क्रॉसिंग जेनेटिकली डिसिमिलर इन ब्रेड प्लांट, बट द यील्ड्स आर लिमिटेड टू फर्स्ट जनरेशन। पहली जनरेशन तक ये होता है कि इनकी यील्ड अच्छी होती है, फिर बार बार आप उसको फार्म सेव्ड सीड से अगर करने की कोशिश करोगे तो वापस उसकी जो यील्ड है वो कम हो जाएगी। तो बस यही है, इसमें कई सारी कंपनीज हैं जो इन्वॉल्व हैं। बस आगे चलते हैं। यहाँ कुछ ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर आया है, बट ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड ये था नहीं। 1960s का जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था। Assam government to repeal 1935 Muslim Marriage Act proposes new legislation। तो ये एक एक्ट था क्या कि देखिए, एक आसाम मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1935। ठीक है, इसमें क्या था कि 2010 से पहले कुछ प्रोविजंस थे कि जितनी भी मुस्लिम शादियां हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं होता था। 2010 में एक अमेंडमेंट आया और वॉलंटरी की जगह कंपलसरी कर दिया गया शादियों को। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है वो कई जगहों पे इनफॉर्मल टाइप की रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज थी। जैसे इनफॉर्मल रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे काजीज़ हैं, है ना, इनफॉर्मल अथॉरिटी। द एक्ट प्रोवाइडेड एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म फॉर मैरिज रजिस्ट्रेशन विच लेड टू पोटेंशियल मिसयूज बाय काजीज। काजीज कौन होते हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिशियल हो गए। वैसे क्या होते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे या मुगल टाइम पे, काजीज जजेस को कहा जाता था। आज भी काजी का मतलब क्या होता है, जज। ठीक है, और काजी जनरली लोअर लेवल के जज होते हैं जो कि रजिस्टर करते हैं मैरिजेस को। अब क्या है कि इंडिया में भी अब क्या हुआ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ हमने यही वाला प्रोविज़न को अडॉप्ट कर लिया कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ऑफिशियल होंगे कुछ काजी जो कि रजिस्टर करेंगे मैरिज, लेकिन इनफॉर्मली। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जनरली काजी क्या करते हैं, अलाउ कर देते हैं अंडर एज मैरिजेस वगैरह, और डाइवोर्सेस अलाउ कर देते हैं जहाँ पे मान लीजिए नेगोशिएशन का मौका नहीं भी मिला है, मान लीजिए इंस्टेंटेनियस ट्रिपल तलाक टाइप के केसेस हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अब जो नया कोड आ रहा है वो क्या कह रहा है कि एक्ट ऑथराइजेज द स्टेट टू ग्रांट लाइसेंसेज टू एनी पर्सन बीइंग अ मुस्लिम टू रजिस्टर मैरिज या डाइवोर्सेज विद मुस्लिम रजिस्ट्रार डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, और इट लेज डाउन अ प्रोसेस थ्रू विच, नहीं ये पुराना वाला एक्ट है, नया वाला एक्ट के देखिए क्या कह रहा है कि द गवर्नमेंट लिंक दिस डिसीजन विद ऑनगोइंग एफर्ट टू कॉम्बैट चाइल्ड मैरिज बाय रिपीलिंग द एक्ट विच कंटेन प्रोविजन अलाउइंग अंडर एज मैरिज टू बी रजिस्टर्ड। अब क्या है कि अंडर एज मैरिज जो है वो नहीं रजिस्टर हो पाएगी।
ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यूसीसी की तरफ भी जा रहा है ये एक है ना कि यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ भी जा रहा है ये एक्ट कि हम चाइल्ड मैरिज को अलाउड ना करें। इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब भी ऐसा हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम चाइल्ड मैरिज अबॉलिशन एक्ट की भी बात करते हैं जो कि हिंदू पर्सनल लॉ में है, उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि लॉ लाने भर से चाइल्ड मैरिजेस नहीं रुक जाती हैं। क्यों? क्योंकि फिर होना ये शुरू हो जाएगा कि मैरिजेस अनरजिस्टर्ड जाना शुरू हो जाएंगी, और अनरजिस्टर्ड जाने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जब भी हम सोसाइटी पढ़ते हैं और ऐसा कुछ पढ़ते हैं चाइल्ड मैरिज के ऊपर, एक क्रिटिसिज्म हमेशा बनता है कि अनरजिस्टर्ड मैरिजेस और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है ना, और यही इसका मेन क्रिटिसिज्म है। क्या द कंसर्न्स वर रेज अबाउट द इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्लीट रिपील एंड इंक्लूडिंग लाइकलीहुड ऑफ इंक्रीज इंस्टेंसेस ऑफ अनरजिस्टर्ड मैरिजेस। बस ये है हमारा एक क्रिटिसिज्म। अदरवाइज मेनली जो ये काम कर रहा है कि हम और ज़्यादा मतलब इस चीज़ को और ज़्यादा ऑफिशियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैरिजेस को रेगुलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगली न्यूज़, टाइम टू मेक क्लाइमेट पार्ट ऑफ ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट्स। ग्रीन इम्पैक्ट रिपोर्ट मतलब यहाँ पे ना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जो हमने इन्वायरमेंट में पढ़ी हुई है। क्या कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट जब चलाया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, और सर्टेन बजट से ज़्यादा हो या सर्टेन एरिया से ज़्यादा को हैम्पर करता हो, तो उनके लिए एक इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट जो है, इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो हमें करनी पड़ती है, ठीक है। और इसमें जनरली हम करते क्या हैं कि हमारे पास कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे जिन चीज़ों को हमें कंसिडर करना होता है कि ये जो प्रोजेक्ट है एनवायरनमेंट को किस तरह इम्पैक्ट करेगा, मतलब लैंड एनवायरनमेंट को, एयर एनवायरनमेंट को, है ना, वाटर को किस तरह इम्पैक्ट करेगा, माइग्रेशन रूट्स को तो कहीं हैम्पर नहीं कर देगा। मान लीजिए हम रोड बना रहे हैं और वो किसी चीज़ के माइग्रेशन, किसी स्पीशीज़ के माइग्रेशन रूट को हैम्पर कर रहा हो, वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ को किस तरह हैम्पर कर रहा हो, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें क्लाइमेट को भी पार्ट बना लेना चाहिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का। क्यों कह रहे हैं ये कि रीसेंट ईयर्स में हमने एक्सट्रीम वेदर पैटर्न जैसे कि सीवियर हीट वेव वगैरह हमने देखी हैं। देखिए अभी क्या कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में जो हीट वेव आई थी इस साल की, क्लाइमेट चेंज इज इम्पैक्टिंग ह्यूमन लाइफ थ्रू वेरियस चैनल, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, फ्लडिंग, अदर एनवायरमेंटल चैलेंजेस। WHO क्या कहता है कि क्लाइमेट चेंज थ्रेटन्ड एसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ गुड लाइफ, क्लीन एयर वगैरह, और ये और एस्टिमेट करते हैं दैट क्लाइमेट चेंज कुड लीड टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख एडिशनल डेथ पर ईयर 2030 से लेकर 2050 तक। हीट स्ट्रोक वगैरह जो कुछ भी है, एडिशनल डेथ इतनी होंगी, और इससे जो हमारा डायरेक्ट हेल्थ कॉस्ट होगा वो 2 बिलियन से लेकर 4 बिलियन डॉलर एनुअली होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़रूरी है कि जितने भी प्रोजेक्ट्स अब से हम पास करें उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में हम ये भी देखें कि उनका क्लाइमेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, खाली ये ना देखें कि लोकल इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप ये जानिए कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता ये पैटर्न फॉलो, इंडिया से बाहर और भी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं अक्सर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। ये जो न्यूज़ आई है सिर्फ इंडिया के लिए नहीं आई है, वर्ल्ड के लिए है कि दुनिया भर को हमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है क्लाइमेट चेंज उसमें हमें कंसिडर करना चाहिए। तो वल्नरेबल पॉपुलेशन, ये जो रिपोर्ट है इनकी ये हाईलाइट कर रही है दैट क्लाइमेट चेंज विल एक्सरबेट हेल्थ एंड वेलबींग इशूज़ ग्लोबली, ठीक है। वल्नरेबल ग्रुप जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, ये सब ठीक है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो ये बता रहे हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, रिसेंटली अभी ये न्यूज़ क्यों है, रिसेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल्ड इन द मद्रास हाई कोर्ट एम्फसाइजेस द नीड to include climate change consideration in environmental impact assessment for large scale project। बस इतनी सी ही न्यूज़ है। एक पिटीशन आई है जो कि मद्रास हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए, बस और ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा हाँ, आप एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को समझें कि होता क्या है। 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होता है, हम बस ये चेक करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट चाहिए भी कि नहीं। लार्जर प्रोजेक्ट है और इम्पैक्ट हो सकता है तो हमें चाहिए। फिर आता है स्कोपिंग कि हम की इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें कि किन किन इश्यूज़ को हम चेक करेंगे इस असेसमेंट में। जैसे हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्लाइमेट के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या सॉइल एनवायरनमेंट या वाटर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके लिए स्कोपिंग में हम फिर क्या करेंगे, बेसलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे,
इम्पैक्ट प्रेडिक्शन करेंगे, क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसका मिटिगेशन क्या होगा, और अल्टरनेटिव असेसमेंट कि इसी साइट पे ये प्रोजेक्ट आना चाहिए, कोई अल्टरनेटिव साइट है कि नहीं, ठीक है, उसका असेसमेंट। और फिर ये हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया एक्चुअली, यहाँ सारे पॉइंट एक साथ लिखे हुए हैं। थर्ड स्टेप होता है पब्लिक कंसल्टेशन, कि उसके बाद ये पूरा इम्पैक्ट असेसमेंट करने के बाद पब्लिक को बुलाया जाता है कि चलिए आपके साथ मिलकर हम इसको कंसिडर करते हैं और कंसल्ट करते हैं। और फिर लास्ट में अप्रेजल होता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग, कि ये पास होना चाहिए कि नहीं, और फिर पास हो जाता है तो प्रोजेक्ट बनता है। तो बस यही है। करंटली क्या है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, मतलब क्लाइमेट चेंज को हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह में इम्पैक्ट के लिए नहीं चेक करते हैं, जैसे कि कार्बन फुटप्रिंट कितना आएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटी हेल्थ, ये सब हम नहीं चेक कर रहे हैं। इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटी हेल्थ एक्चुअली चेक कर रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड चेक नहीं करते, हम पॉल्यूशन से रिलेटेड इफेक्ट चेक करते हैं। चलिए, तो पिटिशन है उन्होंने आर्ग्यू करा है कि EIA प्रोसेस शुड इवेल्युएट लॉन्ग टर्म क्लाइमेट इम्पैक्ट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन थ्रू ऑपरेशनल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब जितने एमिशन हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो, और फिर एंड ऑफ लाइफ तक जो पूरा कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है। मान लीजिए रेलगाड़ी है, तो अगर डीजल के इंजन चलेंगे, मतलब रेल का लाइन बिछ रही है तो डीजल के इंजन चलेंगे, तो इस इलाके में कुछ तो एमिशन होगा, है ना, वो सब कुछ ये कह रहे हैं कि कंसिडर होना चाहिए। बस यही है। तो फर्स्ट डिवीजन बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट हैज रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द प्ली रिक्वेस्टिंग ए गवर्नमेंट रिप्लाई विद इन 2 वीक। अ केस could set a precedent for integrating climate change consideration into ये। तो ठीक है, ये एक नया डेवलपमेंट है। हम कोशिश करेंगे जो हमारे नए नोट्स हैं एनवायरनमेंट के, उसमें हम इसको इंक्लूड कर लें। बस यही है, ठीक है। आप इस टाइप का अगर कोई सवाल आए, जैसे डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इनटू EIA इन इंडिया, ये एक अच्छा सवाल इस साल के लिए मेंस के लिए बन सकता है कि हम अभी तक क्या करते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में, और अगर हमने जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को भी इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया तो उससे क्या असर पड़ेगा, ये एक अच्छा सवाल हो सकता है, आप कर सकते हैं। वास्को दा गामा's टॉक्सिक लेगेसी इज नाउ ए पेंडेमिक दैट किल्स 8 मिलियन ग्लोबली। वास्को दा गामा, मैंने बताया कि जैसे पोर्टुगीज़ थे वो इंडिया में टोबैको लाए थे, वास्को दा गामा पहली बार टोबैको लाए थे इंडिया में, और तब से मतलब ये एक पेंडेमिक की तरह हो गया कि मतलब 80 लाख जाने हर साल जा रही हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्थ इम्पैक्ट आपको पता होना चाहिए। देखिए, टोबैको आप जिस फॉर्म में यूज़ करेंगे आपके शरीर में जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ का कैंसर कर सकता है। क्या कर सकता है वो? लंग कैंसर कर सकता है अगर आप स्मोक कर रहे हैं, माउथ कैंसर अगर आप च्यू कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, थ्रोट कैंसर, ईसोफेगस, पेनक्रियास, ब्लैडर और इनफैक्ट स्टोमक तक का कैंसर कर सकता है। यहाँ पे लिखा नहीं है बेशक, ठीक है। जहाँ जाएगा टोबैको वहाँ का कैंसर करेगा। रेस्पिरेटरी डिजीजेस दूसरे किस्म के, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है, एम्फीसेमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो स्मोकर्स को ये सब होगा। और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जैसे कि हमने अक्सर देखा है कि जो लोग स्मोक करते हैं या च्यू करते हैं टोबैको, उनको हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। It can cause diabetes, infertility, weakened immune system and complication during pregnancy. Nicotine, a key addictive substance in tobacco, contributes to high addiction rates. ठीक है, अब हम एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर निकोटीन होता है। तो tobacco use is a major global public health crisis necessitating urgent and coordinated effort. ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड स्प्रेड, हम नेटिव अमेरिकन्स कल्टीवेट करते थे यूरोप में 16वीं सेंचुरी में, उसके बाद इंडिया वगैरह साउथ एशिया में आ गया और रैपिडली इंटीग्रेटेड इनटू साउथ एशियन कल्चर्स वगैरह, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इंडिया की किसी नेटिव लैंग्वेज में टोबैको का कोई शब्द ही नहीं है। हम तम्बाकू बोलते हैं और टोबैको का ही एक मतलब मिसनॉमर है बस। इंडियन लैंग्वेज में कभी था नहीं, यानी कि इंडिया में कभी टोबैको था नहीं, ये भी पोर्टुगीज़ की देन है। तो इकोनॉमिक डायमेंशंस, टोबैको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? 2% ऑफ इंडिया से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है और प्रोवाइड करता है 4.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 45 मिलियन पीपल, ओके, तो ज़्यादा नहीं हो गए। फिर द इंडस्ट्री जनरेट सब्सटेंशियल रेवेन्यू थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपोर्ट्स एक्सीडिंग 2200 करोड़ रुपए। हाउएवर ह्यूमन एंड फाइनेंशियल कॉस्ट इमेंस है इसकी। ऐसा कहते हैं कि स्मोकिंग की वजह से $1.2 ट्रिलियन रुपीज़ का एनुअली लॉस होता है। तो ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है। तो टोबैको यूज कॉजेज 12 लाख डेथ इन इंडिया ईच ईयर एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 27% ऑफ ऑल कैंसर इन द कंट्री।
ठीक है, बस यही है। अब यहाँ पे इन्होंने इसको कॉलोनियल लेगेसी क्यों बोला है कि हाईलाइटिंग द सीवियर हेल्थ इम्पैक्ट ऑफ टोबैको एज अ कॉलोनियल लेगेसी। सिर्फ पोर्टुगीज़ के लिए नहीं, हम ये देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भी काफ़ी प्रमोट करा था टोबैको यूज़। ठीक है, बस इतना ही है, आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक दो चीज़ें और आई थी, इसको हम कर सकते हैं। यहाँ कन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज़ इन रिसर्च क्या है कि भाई हमारा एक सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अब ये काम क्या करते हैं कि टोबैको की यील्ड कैसे बढ़े और ये सारी चीज़ें। हम यील्ड बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा एक्सपोर्ट और ये सब हो, और फिर उसका हमारी पॉपुलेशन को भी नुकसान हो रहा है। हम एक्चुअली ये नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, टोबैको एक्चुअली कम हार्म करे। तो उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, पोटेंशियल क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। हम ये काम कर सकते हैं कि टोबैको के जीन में जो भी कैंसर कॉजिंग जेनेटिक्स हैं उसको माइल्ड कर सकें रिसर्च के थ्रू। तो यही है, तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी क्रिस्पर होल्ड्स प्रॉमिस फॉर एड्रेसिंग टोबैको पेंडेमिक बाय क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड टोबैको प्लांट्स विद रिड्यूस्ड हार्म। ये एक पॉसिबिलिटी है जो यहाँ इसमें बताई गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको सरोगेट एडवर्टाइजिंग वगैरह एक इशू इसमें अक्सर आता है कि डिस्पाइट स्ट्रिंजेंट एडवर्टाइजिंग बैन ऑन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, द टोबैको इंडस्ट्री यूजेस सरोगेट एडवर्टाइजिंग टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि इंक्लूडिंग यूजिंग ब्रांड नेम्स ऑन नॉन टोबैको प्रोडक्ट, स्पॉन्सरिंग इवेंट्स, फीचरिंग टोबैको रिलेटेड इमेजरी इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह, है ना। तो मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर कोई मान लीजिए मूवी में सिगरेट का कंजम्पशन है, वो जनरली ऐसा होता है कोई ना कोई टोबैको की कंपनी उसको प्रमोट कर रही होती है, पैसा लगा रही होती है ना। तो इसको कहते हैं हम सरोगेट एड, कि डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट तो मना ही कर रखा है, तो लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्टली चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो क्लासिफिकेशन एज अ पेंडेमिक, टोबैको यूज़ फिट्स डेफिनेशन ऑफ पेंडेमिक, क्योंकि इतना वाइड स्प्रेड और ये सब, ऑल्दो हम इसको पेंडेमिक बोलते नहीं हैं, क्योंकि पेंडेमिक जनरली ऐसा होता है कि जनरली एपिडेमिक्स होते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज से होते हैं, ये कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। बट ज़्यादातर डेफिनेशन को उसके अलावा ये फिट करता है कि टोबैको कॉज इतने मिलियन डेथ्स एनुअली वर्ल्ड वाइड एंड अफेक्ट्स मिलियन मोर थ्रू क्रोनिक डिजीज एंड डिसेबिलिटीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या होती है, हम पिछले कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। क्या, आर्टिकल 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन का गठन करा गया है। किस लिए, क्योंकि हमारा जो यूनियन है इसमें फाइनेंशियल पावर्स कंसंट्रेटेड है यूनियन के पास। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। अब कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए प्रोविज़न करता है कि जितने भी टैक्स कलेक्ट कर रहा है सेंटर, वो डिस्ट्रीब्यूट करे कुछ कुछ उसमें से स्टेट में, ताकि जो स्टेट्स में रेवेन्यू की कमी है उसकी आपूर्ति हो पाए। ठीक है, तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन बनाई गई है। फाइनेंस कमीशन की क्या करती है, हर 5 साल में एक बार रिकमेंडेशन देती है कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे जिसके बेसिस पे वर्टिकल डेवोल्यूशन होगा। जो भी स्टेट सेंटर के पास पैसा आया उसमें से स्टेट को कितना मिलेगा, जो स्टेट को मिल रहा है वो स्टेट के बीच में कैसे डिवाइड करा जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और फिर स्टेट्स आगे लोकल बॉडीज़ वगैरह को कैसे दे सकती हैं। ये सारे नॉर्म्स फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार देती है और उसके बेसिस पे ये होता है। ठीक है, ये हमारे नोट्स में से हमने एक इमेज उठाई है, आपके लिए आसान होगा। हमने हर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए एक ऐसी इमेज बना रखी है। हॉरोस्कोप क्या कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन, पार्लियामेंट, अच्छा हाँ, पार्लियामेंट ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बंदा मतलब 25 साल की उम्र मान लीजिए हो चुकी है और वो सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट एमपी की क्वालिफिकेशन है वही है। एज 5 साल की होती है, सॉरी एज कुछ भी नहीं है, मतलब टेन्योर 5 साल का होता है इनका। रिमूवल, जैसे टेन्योर कंप्लीट हो गया तो हट जाएंगे, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, फर्दर एम्प्लॉयमेंट हो सकती है वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इस पे जा सकते हैं। आगे चलते हैं मेन चीज़ पे, फंक्शंस एंड मैंडेट क्या है, मैंने बताया वर्टिकल डेवोल्यूशन, यानी कि सेंटर के पास जितना आया उसमें से स्टेट को कितना मिलेगा। ठीक है, ये होगा वर्टिकल डेवोल्यूशन। 15 फाइनेंस कमीशन कहती है कि 42, देखो 13 फाइनेंस कमीशन कहती थी कि खाली 32% स्टेट्स को मिले, सेंटर को जो मिला है। 14 फाइनेंस कमीशन कहती थी 42% मिले, 15 भी 42% कहती है, लेकिन उसमें से 1% वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अकेले दे दो, तो 1% उल्टा और कम हो गया है 42 से 41%। ठीक है, ये 32 से 42% का जो जंप आया था बहुत इंपॉर्टेंट जंप था। क्यों था, क्योंकि देखो क्या था कि जीएसटी लाना था सरकार को, और जीएसटी लाने के बाद हमने ये देखा कि इससे पहले क्या था कि सेल्स टैक्स था जो कि स्टेट्स लगाते थे।
जब जीएसटी आएगा तो स्टेट्स को टैक्स मिलना कम हो जाएगा, क्योंकि पहले पूरा सेल्स टैक्स उनको मिलता था, अब उसका 50% जीएसटी के तौर पे सेंटर को मिलेगा, तो स्टेट्स को तो और मिलना कम हो गया। तो फिर फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि देखो देश में लाओ आप जीएसटी, लेकिन उससे जो रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई के लिए आप क्या करें, आप ये कर दें कि कुछ हिस्सा जो है हम दे दें स्टेट्स को, थोड़ा सा और हिस्सा उनका बढ़ा दें, 42% कर दें। और उसके बाद जीएसटी तो आ गया, लेकिन इन्होंने उल्टा और कम कर दिया, इसलिए स्टेट्स रोते हैं भाई हमें तो आप पैसा देते नहीं, उसमें भी और भी ज़्यादा कई सारी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन, आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको क्राइटेरिया मिल जाएगा, क्या हमारा क्राइटेरिया, हमारे मेन नोट्स पर आप चले जाएंगे। हम आगे चलते हैं। फिलहाल इशूज़ क्या हैं कि भाई जीएसटी आने के बाद उनका रेवेन्यू कम हो गया है, आप 42 से क्या कहते हैं 41% पे ले आए हो, है ना, तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा कि एलोकेशन डिस्प्यूट्स हैं कि 15 फाइनेंस कमीशन क्या है कि वो किन किन टर्म्स के ऊपर, ऐसा कहा जाता है कि पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है, फिर वेजिटेटिव कवर या फॉरेस्ट कवर एक क्राइटेरिया है, तो वो अलग अलग जो क्राइटेरिया हैं उसके ऊपर एलोकेशन कुछ डिस्प्यूट्स हैं। फिर सेस और सरचार्ज के डिस्प्यूट है। सेंटर क्या करता है, एक ट्रिकरी अक्सर खेलता है, क्या कि जितना भी टैक्स है उसका 42% या 41% नीचे जाना है ना, तो सेंटर करता क्या है, वो टैक्स की तरह कलेक्ट ही नहीं करता, अक्सर क्या करता है कि तकरीबन 4 लाख करोड़ जो टैक्सेशन है वो सेस और सरचार्ज के उसमें मतलब फॉर्म में कलेक्ट होते हैं, और सेस और सरचार्ज का कोई भी परसेंटेज स्टेट को नहीं देना पड़ता, वो पूरा सेंटर के पास आता है। तो सेंटर क्या कर रहा है, टैक्स कलेक्ट ना करके सेस और सरचार्ज काफ़ी कहाँ पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह पे कलेक्ट कर रहा है, ताकि वो स्टेट्स को ना देना पड़े। तो ये भी एक धोखेबाजी है जो स्टेट्स के साथ हो रही है। और फिर डिस्पैरिटीज अमंग स्टेट हैं, जैसे कि डेवलप्ड स्टेट लाइक कर्नाटक, तमिलनाडु आर्ग्यू दैट दे रिसीव लेस फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम सेंटर कंपेयर टू व्हाट दे कंट्रीब्यूट इन टैक्सेस। क्यों, जैसे कि तमिलनाडु रिसीव्स ओनली 29 पैसे फॉर ईच रुपी कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब है कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के फॉर्म में और जीएसटी के फॉर्म में जो भी सेंटर को तमिलनाडु से पैसा जाता है उसका एक फ्रैक्शन ही है 0.29 जो कि उनको मिलता है। ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन और दूसरे मतलब पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर, ये जो हैं क्राइटेरिया, उनके बेसिस पे ये डेवल्यूशन होता है, और उस हिसाब से जो डेवल्यूशन है तमिलनाडु को बहुत कम मिलता है। ठीक है, बस यही है। हम अक्सर ये देखते हैं कि हो सकता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो, परसीव्ड इनइक्विटी है, ये कुछ क्रिटिसिज्म है जो फाइनेंस कमीशन फेस करती है कि भाई हमारे साथ इनइक्विटी हो रही है। आगे चलते हैं हम। इंडिया एंड मलेशिया टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ऑयल पाम एंड अदर सेक्टर्स। तो हमारे नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने क्या करा है कि अपने काउंटर पार्ट, मलेशियन काउंटर पार्ट यानी कि वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कोई होंगे, उनसे बात करी है कि भाई हमें जो पाम ऑयल है उस पर हम कोऑपरेट करें। तो क्यों, की टॉपिक्स इंक्लूडेड नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ये एक्चुअली यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं उनसे, मलेशिया से, कि भाई बिना रोक टोक हमारी सप्लाई चेन बना लो कि पाम ऑयल हमें मिलता रहे। क्यों, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है फूड ऑयल का। हम फूड ऑयल को फूड के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और आजकल कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी आ रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के थ्रू कि पाम ऑयल इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। नमूप करके एक मिशन है, ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ ऑयल पाम प्रोडक्ट्स ऐसे करके कुछ है, ठीक है। तो ये उन मिशंस के थ्रू हम भी अपना बनाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारी सप्लाई चेन फिर भी दुरुस्त रहे, और इसलिए इनसे हमने मीट करी है। बस इतनी सी बात है। तो डिस्कशन इंक्लूड कोलैबोरेशन ऑन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, एड्रेसिंग, अच्छा हाँ यही है नमूप, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल पाम, NMOOP, ठीक है, एड्रेसिंग मार्केट एक्सेस इशूज़ फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड अप्लाइंग डिजिटल टेक्नोलॉजी इन प्लांटेशन सेक्टर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स पावरिंग इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन बाय नीति आयोग, एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ करी है कि हम किस तरीके से जो ग्लोबल मार्केट चेन्स हैं उसका हिस्सा बन जाएं, क्योंकि याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डोमेस्टिक कंजम्पशन जितना होता है उससे कई गुना ज़्यादा टोटल ग्लोबल कंजम्पशन होता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना ही इसलिए ताकि किसी और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में वो एम्बेड हो जाए, ठीक है। तो इंडिया इसमें एक बिगनर है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और हम खाली असेंबलिंग का काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की जगह फ़िलहाल तो, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है
जो कि आउटलाइन कर रही है स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया टू बिकम ए ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर हाउस टारगेटिंग 500 बिलियन यूएसडी इन मैन्युफैक्चरिंग बाय 2030, जनरेटिंग 5.5 से 6 मिलियन जॉब, 55 लाख से 60 लाख जॉब्स होंगी। ठीक है, अब दुनिया का एक्सपोर्ट क्या है, हम चाह रहे हैं कि हम कितना कर लें, हम इतने की मैन्युफैक्चरिंग कर लें। और जनरली ऐसा होता है, दुनिया भर में देखा गया है कि जितनी की भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें 50 से 75% एक्चुअली एक्सपोर्ट में हो रहा है। ग्लोबल सप्लाई चेन ज़्यादा होती हैं हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, तो हो सकता है इतना करने पर हम यहाँ कहीं आ जाएँ एक्सपोर्ट के मामले में। अभी क्या है, इंडिया बहुत पीछे है, हम खाली $24 बिलियन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ कहीं आना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बस यही है। ग्लोबल शेयर का परसेंटेज चाइना का 30% है, हमारा खाली 1% है। हम काफ़ी बेहतर होना चाहेंगे इसमें। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल, इस रिपोर्ट में कुछ चीज़ें कही गई हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स आर क्रूशियल अकाउंटिंग फॉर 70% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिप्रेजेंट 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट। ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं जहाँ पे ज़्यादातर इस चीज़ का कंजम्पशन हो रहा है। इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ग्रू to $155 billion in FY23 with production nearly doubling from $48 billion to $101 billion। ठीक है, FY17 इन FY17 तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे FY23 की हम बात कर रहे हैं, $100 बिलियन हमने क्रॉस कर लिया था रिसेंटली। तो मोबाइल फ़ोन्स ड्राइव द सेक्टर, ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, अब लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स नहीं है, मोबाइल फ़ोन है। डिस्पाइट प्रोग्रेस, इंडिया होल्ड्स ओनली 4% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आप समझ सकते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, नंबर्स याद रखना। आगे चलते हैं। आइवरी कोस्ट टिल्ट्स इट्स इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू माइनिंग नेचुरल रिसोर्सेज। आइवरी कोस्ट है कहाँ, ये वेस्ट अफ्रीकन नेशन है एक, यहाँ पे कहीं मैप दिया होगा, ये रहा, कोटे डी आइवरी। ठीक है, फ्रेंच कॉलोनी थी इसलिए उस तरीके से उसका नाम होता है। ठीक है, और ये जो पूरा इलाका है इसकी ज्योग्राफी आपको समझनी चाहिए क्या, कि यहाँ पे कई सारे टेलाइट डिपॉजिट हैं, प्लेसर डिपॉजिट्स हैं। प्लेसर डिपॉजिट्स और टेलाइट डिपॉजिट दोनों ही मिनरल इंटेंस होते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्या कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, वेस्टर्न ये यहाँ से इक्वेटर जा रही है, 0 डिग्री नॉर्थ है ये, है ना, 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री के आसपास हमें पता है कि हमेशा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, तो ये पूरा इलाका एवरग्रीन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑब्वियसली थोड़ा बेटर होता है। लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल फोकस स्पेशली ऑन कोकोआ टू बिकम सिग्निफिकेंट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। इस इलाके में ऑयल एंड गैस भी काफ़ी है। नाइजीरिया आपको पता होगा दुनिया के टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स में से आता है। इस पूरे इलाके में काफ़ी ऑयल रिजर्व्स हैं। ठीक है, फिर रिसोर्स डिस्कवरीज की कुछ टाइम पहले ऑयल रिजर्व्स काफ़ी मिले हैं, 6 बिलियन बैरल, जितने काफ़ी बड़े हैं। और डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, प्लेसर डिपॉजिट्स होते हैं अफ्रीका में, जहाँ पर भी होते हैं लिथियम, मैग्नीज, निकल, ठीक है, कोल्टान, बस यही सब है। उसके बाद इंटरनेशनल एंगेजमेंट, हाँ ऑब्वियसली इन्वायरमेंटल कंसर्न है। हमें ये पता है कि नाइजीरिया में जो भी ऑयल एक्सप्लोरेशन है उससे एक्चुअली नदियाँ एकदम ख़राब हो गई हैं, इन्वायरमेंट रहने लायक नहीं रहा है। ठीक है, तो यही कुछ यहाँ पर भी हो सकता है, इतनी ही बात है। आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाइवल इंटरनेशनल्स इमेजेस रिवील अर्जेंट थ्रेट टू अनकॉन्टेक्टेड मास्को पीरू ट्राइब फ्रॉम लॉगिंग ऑपरेशंस। और मास्को पीरू ट्राइब एक्चुअली पीरू के अंदर है, ठीक है, यानी कि साउथ अफ्रीका में, और वन ऑफ द लास्ट ट्राइब्स हैं जो कि अभी तक हमने जिन्हें कांटेक्ट नहीं करा है। तो दीज इमेजेस हाईलाइट प्रिकेरियस सिचुएशन इन वन ऑफ द वर्ल्ड्स 100 ऑड अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब्स। अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब इंडिया में भी एक आधा, आपको पता है, सेंटिनल आइलैंड्स में सेंटिनलीज ट्राइब है इंडिया में, जहाँ पे रिसेंटली हमने एक न्यूज़ देखी थी कि एक क्रिश्चियन व्यक्ति कन्वर्ट करने गया था लोगों को, उसको मार दिया गया था। ठीक है, तो ये हैं वो ट्राइब मास्को पीरू। ठीक है, तो मास्को पीरू ए नोमैडिक हंटर गैदरिंग ट्राइब रिसाइड इन अमेजिंग जंगल्स ऑफ द Madre de Dios region close to Peru's border with Brazil and Bolivia. Estimated number इनका 750 है। They are one of the largest uncontacted tribe, क्योंकि इंडिया में जो सेंटिनलीज ट्राइब है उनका 200-300 ही नंबर है मैक्सिमम।
ये काफ़ी बड़ा है। तो पेरूज गवर्नमेंट हैज़ बैंड कॉन्टैक्ट विद मैस्को पेरू टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीजेज विच दे हैव नो इम्यूनिटी। जनरली इन ट्राइब्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम जैसे कोरोना है हमारी पॉपुलेशंस में आ गया, उन तक मान लो अभी तक नहीं पहुंचा, और वो अगर फिर पहुंच जाए, एक साथ काफ़ी डिजीज़ हैं जो कि उनको हार्म कर सकते हैं। इनफैक्ट जब यूरोपियन सबसे पहले साउथ अमेरिका और अमेरिका में गए थे तो ज़्यादातर लोगों को उन्होंने मारा नहीं था, ज़्यादातर लोग सिर्फ मरे ही इसलिए क्योंकि स्प्रेड ऑफ डिजीज़ हुआ था इनके कांटेक्ट में आते ही। तो ट्राइब इज़ हाईली रिक्लूसिव विद मोस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग याइन पीपल। याइन पीपल उनके साथ वो करते होंगे। तो लॉगिंग इन द फॉरेस्ट, तो लोग क्या है कि जंगल वंगल काट रहे होंगे और उस वजह से इनको थ्रेट है। बस इतनी सी न्यूज़ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि ये कहाँ है ना, ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए हम मिलते हैं कल, आज के लिए था इतना ही।